प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा अगला टॉपिक होगा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ये हमारा टॉपिक है। तो अब देखिए, पहले हम हेडिंग को समझ लेते हैं कि इस हेडिंग में क्या कहा गया है, किस तरह से हम इसको समझ पाएंगे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर खींचेंगे, दिखाएंगे। तो पीछे हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समांतर हों, समदूरस्थ हों, तो वहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होता है या वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक समान होता है। तो यहाँ पर हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम पैरेलल रेखाएं खींच देते हैं, समांतर रेखाएं खींच देते हैं। समांतर रेखाएं ये शो करती हैं कि यहाँ पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई। तो इस समय हमने क्या किया, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव रख देंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव रखने के लिए इस तरह से एक ये आवेश होगा, एक ये आवेश होगा, यानी माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव हमने रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। द्विध्रुव की लंबाई हम पहले से ही जानते हैं। द्विध्रुव की लंबाई होती है 2L। यदि हम यहाँ पर ये मान लें कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाता है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और इस तरह से ये क्षैतिज रेखा खींच दी। तो ये क्षैतिज रेखा जो हमने खींची है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में खींची है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में मान लीजिए कि ये थीटा कोण बनाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है आगे, तो जैसे जैसे हेडिंग में कहा जा रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। देखो लिखा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए हमने यहाँ पर बल रेखाएं खींच दी, समांतर बल रेखाएं खींच देंगे। ये बल रेखाएं समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। अब यहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी, ये बल रेखाएं तो पास पास हैं, अगली वाली दूर है, तो लो इनके बीच में भी एक बल रेखा खींच देते हैं। लो बहुत सारी हो गई। अब यहाँ पर सारी बल रेखाएं समांतर हैं और समदूरस्थ हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अब उसमें हमने रख दिया एक वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, यानी माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब पिछली क्लास में हम जाते हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा होगा बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। पहले तो इसका नाम समझिए, बल युग्म, बलों के जोड़े का आघूर्ण। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये कलम है, जैसे इस कलम पर दो बल लग रहे हैं इस तरह से, एक बल से हम धक्का मार रहे हैं और एक बल से खींच रहे हैं, तो दो बल कार्य करेंगे। दो बल लगते हैं तो वहाँ पर कहेंगे बल युग्म, बलों का जोड़ा। और वो बलों का जोड़ा क्या करता है, द्विध्रुव को घुमाने का, यानी कलम को घुमाने का कार्य करे, घुमाने का कार्य करता है, तब ये बल युग्म यानी बल युग्म पर लगने वाला आघूर्ण होता है। यानी अगर वो कलम को घुमाने का कार्य करता है तब वो बल आघूर्ण कहलाता है। तब क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। तो यहाँ पर भी देखो दो आवेश हैं, तो यहाँ पर भी दो बल कार्य करेंगे, और बल वो कार्य करेंगे, दो बल मिलकर बल युग्म बनाएंगे, उसका हम आघूर्ण निकालेंगे। तो पिछली क्लास में जो पढ़ा था, दो बलों से बनने वाले
बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है उन बलों में से कोई एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो ऐसा ही यहाँ पर भी देखें, देखो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश पर जो बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा, वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है तो इस पर बल भी उसी दिशा में कार्य करेगा। तो ये हो गया बल F। और यहाँ पर देखो माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश पर हमेशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। तो ये विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा, यानी यहाँ पर भी बल है F। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच की लंबवत दूरी अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो रेखाएं प्राप्त हुई हैं हमें, यानी ये बलों की दिशाएं प्राप्त हुई हैं, इनको और आगे तक बढ़ाओ, या तो इसको और आगे तक बढ़ाओ या इसको पीछे तक बढ़ाओ, फिर इनके बीच की लंबवत दूरी ये निकलेगी, इस तरह से होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाएं, इनके बीच की दूरी ये होगी। कितनी होगी समझिए, ये लंबाई है 2L, 2L का उसका क्षैतिज घटक जो होता है ये हो जाएगा 2L cos थीटा। बताया था पिछले वाले लेक्चर में भी, जिधर कोण बनता है उधर कॉस आ जाता है, उसका लंब घटक ये हो जाएगा 2L sin थीटा। तो देखो ये दो बल कार्य कर रहे हैं, ये इस तरह से बल कार्य कर रहे हैं। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये है, जो कि लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी है 2L। कितनी है, लंबवत दूरी है 2L। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, तो बलाघूर्ण टॉ इक्वल टू क्या होता है, दो बल हैं F, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला F ले लो, तो दो बल हैं F, बल युग्म बनाने वाला कोई एक बल, टॉ इक्वल टू क्या होता है, बल युग्म बनाने वाला कोई एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। उनके बीच लंबवत दूरी। ठीक है, तो आगे देखो, बल युग्म बनाने वाला कोई एक बल, कोई एक बल कितना होगा, यानी एक बल F है, ये भी F है, ये भी F है। ठीक है, गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये होगी, लंबवत दूरी है यहाँ पर 2L sin थीटा। कितनी होगी, 2L sin थीटा। अब बात आती है कि F कितना होगा, F का मान हम पीछे से यानी यहाँ से निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश Q रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल, बल निकालने के लिए देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था F/Q, यहाँ से E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE, इतना बल हो जाएगा। तो ये F बराबर QE निकला, उस मान को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना होगा, F बराबर क्या रख देंगे, QE इंटू 2L sin थीटा, या कहें कि Q इंटू 2L को इकट्ठा कर लो, Q इंटू 2L अलग कर लो और ये E sin थीटा को अलग कर लीजिएगा। तो ये देखो हो जाएगा Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L बराबर क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पीछे पढ़ चुके हैं, यानी ये हमने पढ़ा था Q इंटू 2L बराबर पढ़ा था P, ये पढ़ चुके हैं, तो उसे भी हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा यानी PE sin थीटा टॉ इक्वल टू, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर हमने डेरिवेशन तो पूरा कर दिया, चित्र भी बना दिया, लेकिन हमने बताया था कि जो चित्र हम बनाते हैं इस चित्र का थोड़ा सा वर्णन भी कर देते हैं तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस चित्र का वर्णन कर देंगे। चित्र में क्या लिखना है, यानी चित्र के वर्णन में हमें क्या लिखना है कि चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक 2L लंबाई का, या कह देंगे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। बस इतना ही पर्याप्त है, लिख देंगे
माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, देखिए इसे मैं शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, वैसे पूरा शब्द है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या करना है? बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। लो, अतः प्लस क्यू पर बल, प्लस क्यू पर बल, देखो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू पर बल कितना हो जाएगा, यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई, कितना हो जाएगा, क्यू ई। अब इसकी दिशा भी यहाँ पर लिख दो, दिशा हो जाएगा ई की ओर। ठीक है, पुनः काट दो, जगह कम पड़ रही। पुनः माइनस क्यू पर वैद्युत बल F बराबर क्यू ई, और ये किधर को हो जाएगा, इसकी भी दिशा लिख देंगे E के विपरीत। ठीक है, तो चाहो तो इनको बलों को F1 और F2 कह दो, चाहो तो इन बलों को ऊपर जो ये था इसको F1 कह दो और इसको F2 कह दो। तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा भाई फिर F2 और ये F1, F1 और F2 लिख दिया हमने इनको। लेकिन दोनों के मान हम देख रहे हैं कि दोनों के मान क्यू ई है, F1 का मान भी क्यू ई और F2 का मान भी क्यू ई है, लेकिन वो विपरीत हैं। एक तो ई की ओर है, दूसरा ई के विपरीत है। विपरीत समांतर हैं तो वो क्या करेंगे, ये द्विध्रुव है, इस तरह से रखा हुआ है, इसको इस तरह से बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है इधर को, और इस पर बल लग रहा है इधर को, तो ये इसको घुमा देंगे इस तरह से, या घुमाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, अतः बल आघूर्ण बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू बल युग्म बनाने वाला कोई एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल कितना है, F1 या F2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, F1 या F2, कोई सा एक बल, और गुणा लंबवत दूरी है 12 साइन थीटा। आगे हमने कर ही दिया है, F1 या F2 का मान कितना था, क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। Q इंटू 12 को इकट्ठा कर लिया और E को अलग कर दिया, E साइन थीटा हो गया। और Q इंटू 12 बराबर था, Q इंटू 12 बराबर क्या था, P था। तो फार्मूला बन गया टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये सूत्र निकल कर आ गया। इसे हम वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में यानी टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी फार्मूला यूज हो गया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा,
एन कैप और होता है। तो यानी देखो ए बी साइन थीटा, या ए की जगह पर यहाँ पर पी लिख दिया गया और बी की जगह पर ई लिख दिया गया, तो पी ई साइन थीटा या ए बी साइन थीटा एक ही बात है। ठीक, इस प्रकार से ये टॉ इक्वल टू हो गया पी क्रॉस ई, ये सदिश रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 केसेस संभव हैं। केस फर्स्ट, पहली कंडीशन ये हो सकती है, ये जो थीटा कोण है वो थीटा बराबर 0 हो। यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है, बच्चों ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा जो द्विध्रुव रखा हुआ है, यानी इस थीटा को 0 करो, 0 करने का मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समांतर इस तरह से रखा हुआ है। और अब बल इसी दिशा में लगेंगे जैसे लग रहे थे, कि यानी इस पर जो प्लस क्यू आवेश था, इस पर बल लग रहा था इस दिशा में, और दूसरे सिरे पर इस पर बल लग रहा था इस दिशा में, इस दिशा में। तो देखिए इस दिशा में लगेंगे बल बाहर की ओर। ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, इस तरह से खिंचाव इन पर बना रहेगा और ये संतुलित बने रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कहलाती है वो संतुलन की स्थिति या स्थायी संतुलन की स्थिति भी कहलाती है। तो यहाँ पर देखो कितना कार्य करेगा, टॉ इक्वल टू कितना कार्य करेगा, पी ई साइन थीटा, और थीटा का मान 0 रखना है, तो ये हो जाएगा पी ई साइन 0 और बराबर हो जाएगा, साइन 0 का मान होता है 0, तो पी ई इंटू साइन 0 का मान 0, इस प्रकार से हो गया 0। तो यदि थीटा बराबर 0 होगा तो बलाघूर्ण बराबर होता है 0, और ये कहलाती है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति। स्थायी संतुलन की स्थिति है। देखिए अब यहाँ पर बात आ गई संतुलन की स्थिति। हालांकि ये टॉपिक हमारा नहीं है, ये आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञात होना चाहिए। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन, ये सब क्या है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। स्थायी संतुलन का मतलब ये होता है, जैसे कोई लट्टू है, यदि हम उसको उल्टा रख दें तो क्या होगा, यदि हम उसके संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा उसको विचलित भी कर दें तो वो लौटकर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो इसको हम कह देंगे, अगर पूर्व अवस्था में आ जाता है तब वो कहलाएगा स्थायी संतुलन की स्थिति। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, अभी हमारे पास चलो एक मिल गया, समझाने के लिए हमें कुछ मिल गया है, ये हमने ओडोमॉस ले लिया है भैया, इससे समझा देते हैं। जैसे स्थायी संतुलन कैसे, जैसे यहाँ से अब इस समय ये संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है, इसे थोड़ा सा हम अपने संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विचलित करके छोड़ दें तो ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। अगर किसी भी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा हटाकर छोड़ दें और वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो वह स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। समझ आ गया होगा। और एक अस्थायी संतुलन होता है। अस्थायी संतुलन होता है ज़्यादातर यानी इसका जो बेस था वो काफ़ी चौड़ा था, जो कि ज़मीन के संपर्क में आ रहा था, और यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा होता कि ऊपर नुकीला सिरा होता और उस पर इसे इस तरह से उल्टा टेक दिया जाता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता, फिर उसको और यानी संतुलित हो जाता। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा उसको विचलित करेंगे संतुलन की स्थिति से, जैसे मान लो यहाँ से थोड़ा सा हमने विचलित किया तो ये और इधर को लुढ़क जाएगा, तब ये कहलाएगी अस्थायी संतुलन था। और एक होता है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन में क्या होता है, जहाँ पर छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर छोड़ दिया तो यहाँ रुक गया, थोड़ा यहाँ पर छोड़ देंगे तो यहाँ रुक जाएगा, यदि और घुमा के छोड़ दिया तो वहीं पर छोड़ जाएगा। जैसे कि एक गोली है, गोली को लुढ़कते लुढ़कते जहाँ छोड़ दोगे वहीं पर संतुलित हो जाता है, तो वो कहलाता है उदासीन संतुलन। तो जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर क्या है स्थिति, ये द्विध्रुव है, मान लो ये पैमाना ही हमारा द्विध्रुव है। अगर इस पर इस दिशा में लगेंगे बल, इस दिशा में विपरीत दिशा में, तो इस तरह से हम लगेंगे तो ये अपनी जगह संतुलन की स्थिति कहलाएगी इसकी। तो ये आगे पीछे अगर थोड़ा सा विचलित इस दिशा में बल लग रहे हों और हम थोड़ा सा इसको विचलित भी कर दें ऐसे करके, तब भी ये पूर्व अवस्था में आ जाएगा। इसलिए ये स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। और दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको खींचने की जगह, यानी इस दिशा में जो खींच रहे थे, इधर खींचने की जगह
एक दूसरे को मान लीजिए धकेल रहे होते हैं इस तरह से, और इस समय ये संतुलन में है, लेकिन संतुलन से थोड़ा सा विचलित कर देंगे तो ये और भी यूं घूम जाएगा, तो ये कहलाएगी अस्थायी संतुलन था ये, यानी दबा रहे थे तो जैसे ही हमने संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विचलित कर दिया तो ये और भी ज़्यादा घूम जाएगा, तो ये कहलाता है अस्थायी संतुलन। तो यहाँ पर निकल कर दोनों ही स्थितियाँ आएंगी, एक जगह उसमें स्थायी संतुलन भी आएगा और एक अस्थायी संतुलन भी आएगा। तो केस फर्स्ट में जो निकल कर आया वो स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। न्यूमेरिकल में या थ्योरी में कहीं आ जाता है स्थायी संतुलन की स्थिति में है तो थीटा का मान स्वतः समझ जाना चाहिए। वहाँ पर स्थायी संतुलन लिख दिया तो समझ लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ समांतर रखा है, यानी थीटा बराबर 0 होगा। तो ऐसे ही केस सेकंड, यदि थीटा इजिकल टू 90 तो टॉ इजिकल टू हो जाएगा PE sin 90, और sin 90 का मान होता है, sin 90 का मान होता है यानी 1, तो इस प्रकार से हो जाएगा PE। और यहाँ पर देखिए sin 90 रखा है, sin 90 पर मान अधिकतम होता है, तो यानी ये टॉ मैक्सिमम भी है, यही टॉ मैक्सिमम इजिकल टू PE। न्यूमेरिकल में कभी कभी आएगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, तो अधिकतम बल आघूर्ण जब भी पूछा जाए तो वहाँ पर PE होगा। केस थर्ड देख लीजिए, केस थर्ड अगला है, यदि थीटा इजिकल टू 180 यानी विपरीत समांतर रखा हुआ है तो टॉ इजिकल टू होगा PE sin 180। इस प्रकार से PE sin 180 का मान होता है फिर से 0, कितना हो जाएगा, PE sin 180 का मान होता है 0, गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, यानी उसको घुमा नहीं सकते, घूमेगा नहीं, लेकिन ये यानी ये स्थिति होगी 180, जिसका मतलब होगा विपरीत दिशा में लगेगा बल, इस तरह से विपरीत दिशा में इस तरह से लगेगा, इस दिशा में, तो विपरीत दिशा में बल लगेगा, रहेंगे ये एकदम वायवैद्युत क्षेत्र के समांतर रहेंगे, लेकिन वो विपरीत दिशा में धक्का मार रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विचलित करेंगे तो ये और ज़्यादा घूम जाएगा, इसलिए ये अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है, ठीक। ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है, ये अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है, ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, अब गॉस प्रमेय वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे। ये मानिए कि इस चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक पार्ट का मतलब है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण या द्विध्रुव के कारण या द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ये सब हमने जो निकाले थे वो वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। और इसके बाद अब हम गॉस प्रमेय की तरफ चलते हैं। तो गॉस प्रमेय को समझने के लिए कुछ हमें पहले कुछ और भी भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम गॉस प्रमेय को समझ पाएंगे। और गॉस प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। एक और हम बताना चाहेंगे बच्चों कि हमने अपना जो चैनल स्टार्ट किया है इसे काफ़ी सरल बनाने का प्रयास किया है, इसे आसानी से सभी बच्चे यूज कर सकें और सभी बच्चों के काम आए, इस तरह का हमने इसको चैनल को बनाने की कोशिश की है। अगला वीडियो जैसे एक्सप्लेन करना है, अगला वीडियो सर्च करना है ना, अथवा उसकी PDF फाइल है नोट्स की, ये सब चीज़ें आसानी से आप लोगों को
उपलब्ध हो सकें। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे के सामने लाया हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये दिख जाए। देखिए दूसरे मोबाइल से हम अपना चैनल खोलते हैं। ये चैनल है A to Z फिजिक्स क्लासेस। तो जो हमने वीडियोज़ डाले थे वो वीडियो निकल आए, इसमें देख सकते हैं आप लोग। ये नीचे वाला वीडियो है, ये है अध्याय 1 वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये पार्ट 1 है, भाग 1 है। और जबकि ऊपर वाला ये वीडियो जो होगा, ये देखो ये आ गया, भाग 2 आ गया। तो हमने क्या कोशिश करी है कि हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसा कि देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, ये पहला वाला वीडियो है, भाग 1 है। भाग 1 का ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन को हम खोल रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन खोल रहे हैं। तो देखो ये डिस्क्रिप्शन खोला। जब हम डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके नोट्स जो आप लोगों को चाहिए होंगे, हर वीडियो में हमने डाले हैं। जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है PDF नोट्स। जैसे ही डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में दिया होगा PDF नोट्स, और ये इसका लिंक दिया हुआ है। तो लिंक को जैसे ही हम दबाएंगे तो हमें PDF नोट्स मिल जाएंगे। देखो ये आ गए, ये PDF नोट्स मिल गए। चाहें तो आप लोग इनको डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगाते रहिए, नोट्स बन जाएंगे। आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आप लोग पढ़ते रहें उनको। एक काम यहाँ से है। और चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर ये चाहते हैं कि प्रिंट आउट की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, या खर्च नहीं करना चाहते, या कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि आप स्वयं नोट कर लें। यहाँ से व्यू हो जाएगा, और उसके बाद देख सकते हैं। उसके बाद देखो नीचे एक और हमने यहाँ पर शॉर्टकट जोड़ने की कोशिश करी है। उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट वीडियो। सॉरी, दोबारा से देखता हूँ। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन है और PDF हो गया, ये PDF नोट्स हो गए। और इसके बाद देख रहे हैं ये लिखा नेक्स्ट वीडियो। इसको हम जैसे ही दबाएंगे तो अभी भाग 1 का हम वीडियो देख रहे थे, जैसे ही दबाएंगे तो भाग 2 वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। कहने का मतलब इस वीडियो में जो वीडियो यानी पहला वाला था, भाग 1 वाला वीडियो था, इसमें जिस टॉपिक से हम छोड़ेंगे, अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक मिलेगा वो अगले वीडियो में मिलेगा, और अगला वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर चला के दिखाते हैं। ये लिखा हुआ नेक्स्ट वीडियो, और इसका नीचे लिंक दिया है। इसको जैसे ही हम टच करेंगे ये चालू हो गया। देखो इस पर हेडिंग लिखा हुआ होगा अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र भाग 2। अभी तक जो हम देख रहे थे वो भाग 1 देख रहे थे, और अब ये भाग 2 स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से 2 चीज़ें हमने जोड़ी हैं हर वीडियो में। इसकी आप लोग मदद लीजिए। फिर से दोबारा से देख लीजिए। ये है पहला वाला वीडियो जिसमें लिखा हुआ भाग 1। अगर इसके हम लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, और वहाँ पर हम दबाएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो अगला वाला वीडियो, कहने मतलब ऊपर वाला ये वीडियो चालू हो जाएगा। ऊपर वाला ये वाला भाग 2 वाला ये चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग 2 वाले में हम अगला लिंक डाल देंगे, जो भाग 3 वाला वीडियो होगा उसमें उसका पड़ जाएगा। और जैसे हम नेक्स्ट वीडियो यानी भाग 2 वाले में नेक्स्ट वीडियो पर दबाएंगे तो भाग 3 चालू हो जाएगा, अगला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इसी क्रम में सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और हर वीडियो में PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे। PDF नोट्स आप लोग चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और चाहें तो देख के लिख सकते हैं। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो हमने बनाने की कोशिश करी है, और ये नोट्स बनाए हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा है क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर कहते हैं इसको। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश इसके नाम से ही पता लग रहा है।
इसके नाम से ही पता लग रहा है कि क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए किस तरह से हम, जैसे मान लें कि ये कोई छोटा सा भाग है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल जो है यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल सदिश राशि है। और जिसकी दिशा जो होती है जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर की दिशा में बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, ये होती है। यदि ये मान लें कि सदिश ए है जिसका परिमाण ए है, यदि सदिश ए का मतलब वेक्टर ए, तो इस पर वेक्टर लग जाएगा, का परिमाण है, परिमाण का मतलब उसका मैग्नीट्यूड यानी मान ए है, तो इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एन कैप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एन है वो एक खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश है, जहां एन क्या है, जहां एन कैप का मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो जहां एन कैप क्या है, अभिलंब की ओर एकांक सदिश। ठीक, जैसे मान लो हमने ये एक छोटा सा भाग ले लिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पृष्ठ पर एक लंब खींच देंगे, तो लंब इस दिशा में होगा, तो लंब की दिशा में ही क्षेत्रफल की दिशा होगी, लंब की दिशा में ही क्षेत्रफल की दिशा होगी, और इसी दिशा में यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, लंब कोणीय एकांक सदिश है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, यानी ये क्षेत्रफल है ए। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना था, तो चूँकि हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस प्रमेय को समझने के लिए, जैसे क्षेत्रफल सदिश है, ऐसे ही एक घन कोण है, अगला टॉपिक भी हमारा होगा घन कोण, और एक वैद्युत फ्लक्स है। ये 3 टॉपिक हमें समझने होंगे। 3 टॉपिक जब हम समझ लेंगे तो हम गॉस प्रमेय को समझ पाएंगे। तो गॉस प्रमेय को समझने के लिए क्षेत्रफल सदिश, घन कोण और एक वैद्युत फ्लक्स, 3 टॉपिक हमें समझने होंगे। तो हमने सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश समझ लिया। क्षेत्रफल सदिश का मतलब है कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन कैप कहते हैं इसको। ये कैप पढ़ा जाता है, ये एकांक सदिश की बात करता है। तो एकांक सदिश है ये, इसका अगर परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण 1 होता है, 1। एन कैप यानी जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश की परिभाषा ही है ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो अब बात करते हैं घनकोण। देखिए घनकोण को समझने के लिए पहले हम कोण की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कोण क्या होता है। कोण क्या होता था? 2 रेखाओं के बीच का झुकाव, यानी ये था, जो कि थीटा से डिनोट कर देते थे, और इसका जो मात्रक था वो रेडियन था। क्या था? रेडियन। और ये द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल होता था, यानी कोण
कोण का मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, उसका मात्रक रेडियन होता था। लेकिन अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसको समतली कोण भी कहते हैं क्योंकि समतल में होता है, द्विविमीय होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं घनकोण। कोण को डिनोट करते थे हम थीटा से, और घनकोण को डिनोट करेंगे ओमेगा से। किससे? ओमेगा। ये डब्लू जैसा बनता है, इसको पढ़ा जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये घनकोण का डिनोशन है। अब जैसा कि हमने बताया कि जो कोण था वो द्विविमीय था, समतली कोण था। अब ये त्रिविमीय होगा, 3 डायमेंशनल होता है। घनकोण जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। इसका मात्रक भी बदल जाता है। अभी तक मात्रक था रेडियन, अब हो जाएगा स्टेरेडियन। मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। हालांकि मात्रक की बात हम नीचे करेंगे। ठीक है, तो अब ये घनकोण क्या होता है समझ लो। जिस तरह से यहाँ पर कह दिया दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो होता है वो कोण कहलाता है, ऐसे ही कोई गोली पृष्ठ है तो गोली पृष्ठ का कोई सा भाग, गोली पृष्ठ का कोई सा भाग उसके केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसी को घनकोण कहते हैं। यानी किसी गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया शंक्वाकार कोण होता है, उस शंक्वाकार कोण को ही घनकोण कहते हैं। ये परिभाषा है। ठीक है, जैसे इसको हम अगर समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक हमने ये ले लिया, गोला ले लिया, और गोले का ये केंद्र है। तो इस गोले पर हमने एक भाग मान लीजिए कि हमने चुन लिया है ये, तो इस भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया शंक्वाकार कोण ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक इधर से रेखा खींच देते हैं, एक दूसरी ओर से खींच देते हैं, और एक हर जगह से एक एक रेखा खींचते हैं। दिखाएंगे, हालांकि यहाँ पर हम 3-4 ही दिखा पाएंगे, लेकिन हर भाग से इस पूरे गोली भाग के हर बिंदु से एक एक रेखा केंद्र की ओर, केंद्र ओ की ओर लाएंगे। तो यहाँ पर एक शंक्वाकार कोण बन जाएगा। और अगर ये मान लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल था वो DA था, इसका क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल था DA। ये क्षेत्रफल DA है, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर को होगी? पृष्ठ के लंबवत, यानी बाहर की ओर, यानी ये हुआ DA। और इसको मिलाने वाली रेखा भी उसी दिशा में होगी। थोड़ा सा तिरछा खिंच गया भाइयों, ये उसी दिशा में होगी, इस तरह से जाएगी। तो इसी दिशा में इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी उसी दिशा में होगा। ठीक, ये कोण बन गया। तो सूक्ष्म भाग था DA, तो सूक्ष्म कोण बनेगा D ओमेगा। तो घनकोण D ओमेगा बराबर क्या है? D ओमेगा बराबर होता है सूक्ष्म भाग का जो क्षेत्रफल यानी DA और उस बिंदु की दूरी के वर्ग के अनुपात, यानी इस सेंटर से इस गोली पृष्ठ तक की दूरी, यानी गोले का त्रिज्या, दूरी हो या त्रिज्या हो, वो R है। तो ये हो जाता है R², यानी D ओमेगा बराबर होगा DA/R²। कहने का मतलब क्या है? घनकोण जो होता है, घनकोण का जैसे कोण बराबर होता था चाप बटे त्रिज्या, यानी किसी वृत्ताकार भाग द्वारा, ये वृत्ताकार भाग ले लें, वृत्ताकार भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? यानी कोई सा एक चाप ले लो, ये चाप ले लिया हमने वृत्ताकार भाग पर, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर दो रेखाएं खींची जाएंगी दोनों सिरों से, यहाँ पर कोण बन जाएगा। तो चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो समतली कोण कहलाता है, और गोली पृष्ठ के प्रत्येक भाग से जो यहाँ पर शंक्वाकार कोण बनता है तो वो घन कोण कहलाता है। और यहाँ पर कोण बराबर होता था, यानी ये कोण थीटा है, तो ये चाप मान लो DS है, तो कोण थीटा बराबर होता था DS/R। ठीक, क्या होता था दिख रहा होगा, थीटा बराबर था DS/R, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो ये होता है। तो DA/R² ही क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाता है।
अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रक, अब लिख दीजिए, इसका मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको डिनोट कर देते हैं SR से। किससे डिनोट कर देते हैं? SR से। तो मात्रक इसका स्टेरेडियन यानी SR। वैसे यहाँ पर अगर निकालने की कोशिश करें हम मात्रक, तो ऊपर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, है ना, और नीचे दूरी है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मात्रक भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यानी कोई मात्रक नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होती तो विमा भी नहीं होगी। तो यहाँ पर विमा लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर मात्रक नहीं है, यानी मात्रक विहीन है, लेकिन फिर भी उसको स्टेरेडियन कहा गया। जैसे कोण में भी कोई विमा नहीं कोई मात्रक नहीं होता, विमीय सूत्र नहीं होता। कोण बराबर भी चाप बटे त्रिज्या, चाप भी लंबाई है और त्रिज्या भी लंबाई है, तो लंबाई बटे लंबाई यानी कोई मात्रक नहीं है, अनुपात होता है। कहना मतलब कोण भी अनुपात है और इस यहाँ पर घनकोण होता है, ये भी अनुपात ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विमीय सूत्र अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? यानी क्षेत्रफल यानी L स्क्वायर बटे L स्क्वायर बराबर L0, यानी कोई विमीय सूत्र इसका नहीं होता है, ये निकल के आता है। अब देखिए एक बात आती है कि ये फार्मूला निकला है हमारा, वो तब के लिए है जब क्षेत्रफल की दिशा, यानी क्षेत्रफल की दिशा होती है पृष्ठ पर खींचे गए अवलंब की ओर, और n की जो दिशा होती है, जिस बिंदु पर हम घनकोण निकाल रहे थे उस बिंदु से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, तो उनके बीच में कोण यहाँ पर 0 था। यानी ये फार्मूला तब के लिए है जब DA व n कैप समांतर है। ठीक, कैसे हैं? समांतर हैं। अगर समांतर हैं तब ये फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अगली कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए कि ये पृष्ठ पूरे गोले का ना लेकर और उसके केंद्र पर ना निकाल कर कोई अलग से एक पृष्ठ रख लें। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ये पृष्ठ इस तरह से रख लिया है, लो जी ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और इसके कारण यहाँ पर बना हुआ घनकोण निकालना है। ये बिंदु है, ये बिंदु O है, तो बना हुआ घनकोण निकालना है भाई। तो घनकोण देखिए इस तरह से निकलेगा, दोनों तरफ मिला दीजिएगा, हर बिंदु पर मिला दीजिएगा, हर बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, और ये इसके सेंटर में मिलने वाली रेखा खींच दीजिएगा। तो n की दिशा क्या हो जाएगी? उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी ये तो हो जाएगी n की दिशा, n कैप। और क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? क्षेत्रफल की दिशा होती है पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर। लो अविलंब खींच दिया हमने, क्षेत्रफल हो गया, यानी DA ये निकलाया। दोनों के बीच में मान लीजिए कि थीटा कोण हो, क्या हो? थीटा कोण हो, तब क्या हो जाएगा? तब हमें क्या करना होगा कि इसका एक हम घटक निकाल लेंगे, आने वाली यानी मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत एक घटक, यानी इस रेखा के अभिलंबवत एक घटक निकालेंगे। लो जी ये घटक हो गया। ठीक है, तो अब विचार आता है कि ये क्षेत्रफल जो कि DA था, DA और जो नया पृष्ठ खींचा है, इन क्षेत्र यानी दोनों पृष्ठों के बीच में कितना कोण बनेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है कि N और DA के बीच में थीटा कोण है, तो ध्यान रखें कि दो रेखाओं के बीच जितना कोण बनता है उनके लंबों के बीच में भी उतना ही कोण बनता है। तो देखो DA जो था इस पृष्ठ पर लंब खींचा गया है, और हमने बताया कि ये पृष्ठ जो लिया है वो इस रेखा के लंबवत लिया गया, ये पृष्ठ इस रेखा के लंबवत है। तो ध्यान दीजिए, फिर से दोबारा हम कहेंगे N और DA के बीच में थीटा कोण बना है, तो दोनों पर लंब खींचो। देखो DA पर लंब है ये पृष्ठ और N पर लंब है ये पृष्ठ, तो इनके बीच में भी ये कोण थीटा ही होगा। अब वेक्टर वियोजन वाला टॉपिक फिर ले लीजिए। DA का थीटा कोण पर घटक ये निकलेगा, यानी ये वाला DA cos थीटा। पीछे हम बता चुके जिधर कोण बने उधर कॉस आ जाता है।
और उसके लंब घटक अगर निकालें, यानी जैसे इस क्षेत्रफल का थीटा कोण पर घटक यानी इधर को निकाला तो डी ए कॉस थीटा, और इसके लंब अगर घटक निकालते इधर को तो वो होता है डी ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए घन कोण का सूत्र बदल जाएगा। तो अब घन कोण जो होगा, हम यदि ये मान लें कि यदि डी ए तथा एन कैप के बीच कोण थीटा हो, तो अब यहाँ पर बना हुआ घन कोण कितना होगा, यानी बना हुआ घन कोण ये डी ओमेगा, ये दूरी मान लीजिए कि आर है, तो बना हुआ घन कोण डी ओमेगा बराबर होगा। अब ये प्रक्षेप का जो, इस क्षेत्रफल का जो प्रक्षेप होगा डी ए कॉस थीटा, अब ऊपर जो आता था क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग, अब ये हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा लंबवत क्षेत्रफल देखा जाएगा, मिलाने वाली रेखा के लंबवत क्षेत्रफल है डी ए कॉस थीटा और बटे दूरी का वर्ग यानी आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, क्लियर। तो ये अलग अलग दो स्थितियों में घन कोण निकले। यदि डी ए और एन समांतर हैं तब तो होता है डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, और यदि एन और डी ए के बीच में थीटा कोण बनता है तो हो जाता है घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हो जाता है। अब आगे हम और निकालते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक पर फिर से वापस आ जाते हैं। तो उस टॉपिक में हमने क्या किया था कि जो पूरे गोली पृष्ठ का कुछ भाग लिया था, तो कुछ भाग के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण जो था वो डी ए बटे आर स्क्वायर था। अब इसके स्थान पर मान लीजिए कि हम पूरे गोली पृष्ठ द्वारा ही केंद्र पर बनाया हुआ घन कोण निकालना चाहते हैं, तब क्या होगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। जहाँ पर डी ए है, डी ए तो है यहाँ पर छोटे से भाग का क्षेत्रफल, और जब पूरे भाग की बात करेंगे तो क्षेत्रफल डी ए का मतलब डी ए की जगह पर हो जाएगा फिर ए हो जाएगा, और फिर घनकोण भी सूक्ष्म घनकोण यानी डी ओमेगा नहीं होगा, फिर वो ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर हम जैसे यहाँ पर हमने ओमेगा लिखा और यहाँ पर डी ओमेगा लिखा, इन दोनों में क्या अंतर है। ओमेगा का मतलब होता है संपूर्ण घनकोण और डी ओमेगा का मतलब होता है सूक्ष्म घनकोण। ऐसे ही क्षेत्रफल ए लिखा हो तो क्षेत्रफल जैसे ये लिख दिया हमने ए का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल और डी ए का मतलब होता है सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, जिसको हम क्षेत्रफल अवयव भी कहते हैं, एलिमेंट्री एरिया कहते हैं इसको। डी ए को कहते हैं एलिमेंट्री एरिया, क्षेत्रफल अवयव कहते हैं इसको। ठीक है, तो छोटा सा क्षेत्रफल लिया था तो छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बना हुआ घनकोण भी छोटा सा ही था, यानी डी ए क्षेत्रफल लिया तो डी ओमेगा घनकोण बन गया। ऐसे ही अगर हम पूरा क्षेत्रफल लेंगे यानी पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो यानी फिर पूरे गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा ए, तो यहाँ पर भी यानी डी हट जाएगा तो यहाँ पर भी फिर डी ओमेगा की जगह हो जाएगा ओमेगा। तो इस प्रकार से यानी संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, यानी अब ये हो जाएगा ओमेगा। कितना हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा बराबर क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसका, इस पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और बटे आर स्क्वायर ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए इस सूत्र का यूज हम गॉस प्रमेय को सिद्ध करते समय इस सूत्र का यूज करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण गोली पृष्ठ लिखा ऊपर, संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण निकला जो है 4 पाई स्टेरेडियन, इसी का यूज वहाँ पर होगा। ठीक है,
तो ये सभी घनकोण के ही सूत्र हैं। डी ए बटे आर स्क्वायर हो सकता है, डी ए एंड थीटा कोण बना हुआ है तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और यदि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना हुआ घनकोण निकालते हैं तो ओमेगा बराबर 4 पाई प्राप्त होता है, जैसा कि हमने अभी ये सिद्ध करके निकाला है। तो इतना हो जाएगा। अब देखिए एक ये है कि इसे हम चाहें तो दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे डी ए कॉस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डी ए डॉट एन कैप और बटे आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदिश गुणनफल के रूप में लिख दिया, अदिश गुणन के रूप में ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, वही वाला है। यानी फिर मैं समझा देता हूँ ये कैसे हमने लिख दिया है। जैसे ये होता है फार्मूला, यहीं लिख देते हैं, नीचे नीचे समझाते हैं। ये मान लो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इसका अर्थ समझो, वेक्टर ए का वेक्टर बी में अदिश गुणा करें तो आता है वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू इन दोनों के बीच का कोण की कोज्या यानी कॉस थीटा, ये होता है, ठीक। अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, डी ए डॉट एन, यहाँ पर लिख दिया ए की जगह तो लिख दिया डी ए डॉट बी की जगह लिख दिया एन कैप। तो गुणा ही करना है, तो क्या हो जाएगा, गौर करें कि यानी पहली संख्या का परिमाण यानी वेक्टर हट जाएगा, जैसे कि ए का वेक्टर हट गया तो ए का यानी ए का परिमाण ए आ गया, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा डी ए और इनटू एन का परिमाण दूसरी संख्या का भी परिमाण, यानी जैसे वेक्टर बी का परिमाण बी था, लेकिन एन कैप जो कि एकांक सदिश है इसका परिमाण होता है 1, यानी इसका परिमाण कितना होगा 1। और फिर दोनों के बीच के कोण की कोज्या यानी कॉस थीटा, यानी ये कितना हो गया डी ए कॉस थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि डी ए डॉट एन हम लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा के स्थान पर, ठीक है। जैसा कि ऐसा यहाँ पर हमने लिख दिया है, डी ए कॉस थीटा लिख दिया है किसकी जगह, डी ए डॉट एन की जगह पर, या कहें कि डी ए कॉस थीटा की जगह पर डी ए डॉट एन लिख दिया। मतलब ये है कि डी ए डॉट एन कैप बराबर होता है डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी देखो डी ए कॉस थीटा और डी ए डॉट एन कैप ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये वेक्टर फॉर्म में है। ये हो गया, ये टॉपिक भी पूर्ण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझ लीजिए। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, उसके अंदर हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे, उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या बताया, एक बार फिर सुन लीजिए। कोई हमने वैद्युत क्षेत्र लिया है, ये हमने वैद्युत क्षेत्र ले लिया है और इस वैद्युत क्षेत्र से के अंदर एक काल्पनिक पृष्ठ हम चुन लेंगे। ये इस तरह से एक काल्पनिक पृष्ठ ये हमने चुन लिया है। तो काल्पनिक पृष्ठ में यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा एरिया हमने चुन लिया है, इस तरह से छोटा सा एरिया, क्षेत्रफल अवयव कह दो इसको, सूक्ष्म क्षेत्रफल को क्षेत्रफल अवयव कहते हैं, यानी क्षेत्रफल अवयव हमने चुन लिया डीए। तो क्षेत्रफल अवयव छोटा चुना, तो इस पर क्षेत्रफल की दिशा जो होती है उस पृष्ठ पर खींचे गए अवलंब की ओर बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी इस तरह से, ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई डीए। और उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है। तो उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो वो क्षेत्रफल की दिशा ये होगी ई। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि कोण थीटा बनता है।
ठीक है। तो अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक पृष्ठ मान लेते हैं, पृष्ठ थोड़ी देर के लिए विचार कर लेते हैं कि वहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, इसे चाहें तो हम लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो और वैद्युत फ्लक्स जो होती है एक अदिश राशि है, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, अदिश राशि है। और इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करेंगे किससे? फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई ई से। इसका मान जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्षेत्रफल है dA और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E और दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा। तो इस सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो भी सूक्ष्म ही होगा, यानी हम D लगाकर डिनोट करेंगे। फाई ई अगर हम लिखेंगे तो कुल फ्लक्स हो जाएगा और डी फाई ई होगा तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। फाई ई का मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स और डी फाई ई का मतलब सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है डीए तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म ही होगा, यानी डी फाई ई बराबर क्या होगा? हमने क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीए यानी क्षेत्रफल सदिश डीए उन दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता है, यानी ई डॉट डीए ये हो जाएगा। यदि हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए ये नोट्स तो हम लिख रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को साफ सुथरे नोट्स नीचे पीडीएफ के रूप में यानी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर, जैसे कि हम बता चुके अभी, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से लिखा होगा पीडीएफ नोट्स, उसे दबाएंगे। जितना आज हम पढ़ाएंगे, आज पढ़ाया हुआ सारा का सारा सारे नोट्स आज के ही वीडियो में डाल दिए जाएंगे और आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन को इंटीग्रेशन ए लिख देते हैं तो ये हो जाता है पृष्ठीय समाकलन। यानी इस तरह से लिखना चाहें लिख दीजिए, जहाँ इंटीग्रेशन ए क्या होता है? पृष्ठीय समाकलन। सरफेस इंटीग्रल अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, इसको क्या कहते हैं? सरफेस इंटीग्रल। अब आगे बात आती है, अगर ये मान लीजिए कि जो हमने पृष्ठ लिया है खुला हुआ क्षेत्रफल लेते हैं तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि लिया गया पृष्ठ बंद पृष्ठ हो, यानी जैसे एक गोले का आकार का ले लें और वो गोला है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तब गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके लिए सूत्र क्या है? ठीक है, यदि काल्पनिक पृष्ठ बंद है, यानी बंद पृष्ठ लिया गया, तब फाई ई बराबर क्या होता है भैया?
तब फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। और अब यहाँ पर पूरा बंद पृष्ठ है अगर, तो यहाँ पर एक सर्किल खींच देते हैं, तो अब ये हो जाता है बंद पृष्ठीय समाकलन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। तब इसको ऐसे लिखा जाएगा ये। और अगर पृष्ठ खुला हुआ है तो इंटीग्रेशन ए लिख देंगे, यानी पृष्ठीय समाकलन। और बंद कर दिया यानी गोला खींच दिया तो बंद पृष्ठीय समाकलन हो जाता है। ठीक, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स ध्यान रखें कि कहीं कहीं डेरिवेशन करते समय आगे जब हम यूज करेंगे गॉस प्रमेय का और उसकी सहायता से आगे की डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ पर कभी तो हम इंटीग्रेशन लगा के और ए लिख देंगे और कभी इंटीग्रेशन लगा के और गोला खींच देंगे। तो कब गोला हो जाता है और कब ए हो जाता है, इसके ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये पृष्ठ लिया गया पृष्ठ खुला हुआ पृष्ठ है तो ए लिख देते हैं, यदि ये लिया गया पृष्ठ बंद पृष्ठ होता है तो यही बंद यहाँ पर एक सर्किल खींच देते हैं, और कोई विशेष अंतर नहीं है। तो और आगे अगर हम लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी फाई ई बराबर, और इस प्रकार से यहाँ पर ये ई डॉट डी ए, ये मान लें ई और डी ए के बीच में कोण थीटा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये चित्र में दिखाया गया है। तो अब क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लीजिएगा, इसको बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ई को बाहर कर लो, ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस थीटा, या कॉस को भी बाहर कर सकते थे, यानी ये हो जाएगा ई कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए, या कहें कि फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि डी ए का मतलब था छोटे से भाग का क्षेत्रफल, ये छोटा सा भाग क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे भाग का क्षेत्रफल, और पूरे भाग के क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। तो अब ये हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये हो जाता है, ठीक है। इसमें चाहें तो इसे फॉर्मूले के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में, यानी फाई ई बराबर ई डॉट ए, ये वही फार्मूला है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग केसेस हो जाएंगे, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है थीटा को समझने के लिए। थीटा किसके किसके बीच का कोण है ये समझ लीजिए, ठीक है। थीटा जो कोण है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण, और क्षेत्रफल की दिशा होती है हमेशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर। किधर को होती है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर। उदाहरण समझाने के लिए हमने एक ये मोबाइल ले लिया है। जैसे मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, इधर को है, ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, हमने ये पैमाना ले लिया, ये है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और पृष्ठ मान लो हमने इसके लंबवत, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबत एक पृष्ठ रख लिया है ये। तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर को होगा, इसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो किधर को होगा, गौर करिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा उसकी भी दिशा यही होगी, उसी दिशा में होगी। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत कोई पृष्ठ रख देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल की दिशा ए दोनों ही समांतर हो जाते हैं, यानी थीटा बराबर 0 हो जाता है। वही वाली यहाँ पर कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 0 तो इसका मतलब हुआ पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत रखा है, पृष्ठ
वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। यही चीज समझने की है कि यहाँ पर देखिए लगता तो ऐसा है कि लंबवत है, लंबवत है तो थीटा बराबर 90 होना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तब देखिए क्या हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, और कॉस 0 बराबर होता है, कॉस 0 बराबर 1 है तो रह गया ई ए। ये कंडीशन हो गई। के सेकंड देख लो भाई, के सेकंड में क्या है, दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि पृष्ठ तो ये रखा हुआ है, हमारा मोबाइल है यही पृष्ठ है, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस पैमाने की दिशा में इधर को है। ठीक है, तो ये पृष्ठ ये कहेंगे हम, यानी ये पृष्ठ जो है, यानी पृष्ठ का जो तल है, ये पृष्ठ का तल है वो वैद्युत क्षेत्र की समांतर है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तब क्या होगा, लेकिन कोण किसके किसके बीच के लेना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये हमारा पैमाना है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट कर रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच का, तो पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब ये है, पैमाना हमारा ये है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 90 अंश। तो वही कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 90 है, इसका मतलब है कि पृष्ठ जो है, क्या इसका मतलब है कि इसका पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। पृष्ठ यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, लंबवत था, अब बार समांतर हुआ, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखो जब समांतर है तब थीटा बराबर 90 हो गया, और यदि लंबवत है तो थीटा बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार से अलग अलग एंगल पर अलग अलग मान प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। चलो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ई और ए का मात्रक रख दीजिए, और कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होता ही नहीं। अगर हम मात्रक निकालते हैं, मात्रक बराबर ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और इनटू एरिया, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्या निकलेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम, ये निकला। ये तो हो गया मात्रक, और ऐसे ही विमा और निकाल दीजिए। विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबका जो मात्रक निकल के आ गया ना, इन्हीं की विमा रख दीजिए। जैसे न्यूटन है यानी बल का मात्रक है तो बल की विमा, मीटर है तो एल स्क्वायर, कूलाम की विमा 80 होती है, ये सारे मान रख दीजिए। यानी फाई ई की विमा, वैसे तो विमा नहीं होती है, विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, देखो यहाँ से न्यूटन के लिए MLT-2, मीटर स्क्वायर के लिए यानी एल स्क्वायर बटे कूलाम के लिए होगा 80। इसको सरल कर दीजिए। देखो सबसे पहले एल और एल क्यूब, एल और एल स्क्वायर, एल क्यूब हो जाएगा ML क्यूब, और टी पे घात -2 है, और ये टी पे घात नीचे है एक, ऊपर जाके ये भी हो जाएगी माइनस की, और 3 हो जाएगी टी पे घात
3 और ये a पे घात +1 है नीचे, लेकिन ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक, तो ml³ t-3a-1। तो इस तरह से ये जो हमने टॉपिक लिया था हमने वैद्युत फ्लक्स, ये भी हमारा ख़त्म हो जाता है। अब आगे फिर से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय को समझने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक था समझना, उसमें से कुछ टॉपिक थे, यानी गॉस प्रमेय को तभी हम समझ पाएंगे जब इन भौतिक राशियों को पहले से पढ़ लेंगे। कौन कौन सा? जैसे क्षेत्रफल सदिश, एक ये पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया। क्षेत्रफल सदिश के बाद में एक था घन कोण, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके मात्रक विमीय सूत्र वगैरह भी जाने। और उसके बाद में हमने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई से डिनोट किया था, उसकी हमने परिभाषा समझी, सूत्र और मात्रक विमीय सूत्र, जो कुछ हमें आवश्यकताएं थी, पूरा वैद्युत फ्लक्स पढ़ा। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा गॉस प्रमेय ही आएगा, लेकिन गॉस प्रमेय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम वीडियो को यहीं पर इसे रोकेंगे। लेकिन वीडियो रोकने से पहले हम एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमने किस तरह से वीडियो के अंदर शॉर्टकट्स डाले हैं, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हम फिर से एक बार खोल के दिखा रहे हैं। जैसे हम अपना चैनल खोलेंगे, दूसरे मोबाइल में खोलकर दिखा रहे हैं, यानी हमने सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब यानी ये हमारा चैनल है, ये चैनल है A to Z फिजिक्स क्लासेस। अब मान लीजिए कि हम पहला वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं भाग 1, ये लिखा हुआ है, कूलाम का नियम इसमें पढ़ेंगे हम, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। इसका डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलेंगे, ये हमने खोल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही हम यहाँ पर खोलते हैं, देखो ये डिस्क्रिप्शन खुल गया। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो दिया होगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है PDF नोट्स, मिल गया ना, ये लिखा हुआ मिलेगा PDF नोट्स। तो PDF नोट्स को जैसे ही आगे दबाएंगे, यानी इसको, इस लिंक को दबाएंगे, तो जो इस वीडियो में हमने पढ़ाया है उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये 5 पेज हैं आज हमने, यानी इस वीडियो में हमने 5 पेज पढ़ाए होंगे, तो 5 पेज का जो वीडियो था और 5 पेज यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। इसके बाद में एक और चीज़ होगी कि ये टॉपिक हमारा, यानी ये वीडियो ख़त्म हुआ है, जो कि भाग 1 था। देखो लिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र भाग 1। भाग 1 जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वहीं आप लोग भाग 2 स्टार्ट करना चाहेंगे, तो भाग 2 स्टार्ट करने के लिए लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर दबाएंगे, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो यानी भाग 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसके आधार पर देखो ये हो गया भाग 2। देखो ये लिखा है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र भाग 2 स्टार्ट हो गया। ठीक, और भाग 2 के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखो ये आ गई PDF नोट्स, और PDF नोट्स के बाद में नीचे मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो दबाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? भाग 3 में पहुँच जाएंगे, यानी तीसरे वीडियो में पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे क्रम से पहुँचते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने काफ़ी प्रयास किया है, और हर व्यक्ति अपने तरफ से प्रयास करता है, किसी का प्रयास सफल होता है, असफल होता है, और किसी का बनाए हुए वीडियो या मेहनत की हुई है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, ये सब चलता रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने ये अभी स्टार्टिंग की है, तो हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन की आवश्यकता है। हमें अपने आप पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, तो इसके बारे में तो आप लोग ही बताएंगे कि हम अच्छा वीडियो बनाते हैं या अच्छा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, उस पर चाहें तो कुछ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो उससे हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग ये चाहते हैं कि हम और वीडियो इस तरह के बनाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।